पर वो आराम से एक में रूरल एक में ट्रेडिशनल एक में मॉडर्न। हाँ बेटा, आज किसकी बात करने वाले थे? रिकॉर्डिंग एंट्रीज के ना, जनरल एंट्रीज की। ज्यादातर लोगों को प्रॉब्लम जो आ रही है वो जनरल एंट्रीज में भी आ रही है ना। और जनरल एंट्री को बेटा समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि क्यों जरूरी है, कोई बताएगा बेटा जनरल एंट्री क्यों जरूरी है हमारे? क्या इसकी नेसेसिटी है हमें अकाउंटिंग जब पढ़ रहे हैं? बेटा क्योंकि ये अकाउंटिंग जो है एक लैंग्वेज है ना, और उस लैंग्वेज को सीखने के लिए बेटा उसका अल्फाबेट का सीखना बहुत जरूरी है। और उस अल्फाबेट को ही हमारी अकाउंटिंग की बेटा जनरल एंट्रीज है। जैसे आप किसी भी बेटा मैथमेटिकल लैंग्वेज को भी अगर सीखेंगे तो उसमें आपको न्यूमेरिकल वैल्यू पता होनी चाहिए, 1 2 3 तो याद होनी चाहिए ना सबको। दूसरी चीज बेटा, अगर आप इंग्लिश भी सीखेंगे तो उसके इंग्लिश के अल्फाबेट ABCD सारी चीजें याद होनी चाहिए आपको, तब आप इंग्लिश में सीख पाएंगे कुछ। ऐसे ही अगर आप देखें तो बेटा आप किसी की भी लैंग्वेज ले लीजिए, उस लैंग्वेज की अल्फाबेट आपको आना बहुत ही मैंडेटरी है, जरूरी है। अगर किसी की अल्फाबेट नहीं आती तो क्या आपको लगता है कि आप बेटा उस लैंग्वेज को सीख पाएंगे? इम्पॉसिबल है कि नहीं है? बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और बिल्कुल पॉसिबल हो ही नहीं सकता बेटा किसी की अल्फाबेट ना आए और उसकी लैंग्वेज आप सीख जाए। तो उसकी लैंग्वेज को सीखने के लिए अगर आपकी जनरल एंट्री बेटा उतनी स्ट्रांग नहीं है तो आपकी अकाउंटिंग भी उतनी स्ट्रांग नहीं होगी। तो जनरल एंट्री बहुत ही मैंडेटरी है और आपको सीखनी ही पड़ेगी, है ना। और उसी को सीखने के लिए, उसी को इजी बनाने के लिए आज की बस ये क्लास है यहाँ पे, है ना। क्योंकि बेटा बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं हमें जनरल एंट्रीज में, और आती भी इसीलिए क्योंकि हम लैक ऑफ प्रैक्टिस कर रहे हैं। मतलब हम प्रैक्टिस को बिल्कुल महत्वता नहीं दे रहे हैं, बहुत ही कमजोर तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं। नहीं तो अगर बेटा जनरल एंट्रीज की प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर हमें रूल्स के अकॉर्डिंग भी समझ में आ जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं आई है तो उसका कोई ना कोई रीजन होगा। हो सकता है बेटा वो रूल्स आपको टफ लग रहे हो आपके नजरिए से। दूसरी चीज, आज उस रूल्स को तो थोड़ा सा मतलब रिमाइंड करेंगे ही करेंगे कि रूल्स में था क्या, लेकिन हम ये भी देखेंगे कि बेटा उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है रूल्स की, और उस कॉन्सेप्ट से उस जनरल एंट्री को सीख रहे होंगे। क्योंकि बेटा बेसिक अकाउंटिंग यही है और यहीं से अल्फाबेट स्टार्ट होती है अकाउंटिंग की, ठीक है। तो अल्फाबेट को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि आप लैंग्वेज को तुरंत सीख जाएं। अगर बेटा आपकी अल्फाबेट स्ट्रॉन्ग नहीं हुई तो फिर लैंग्वेज सीखना बहुत ही मुश्किल हो जाएगी, सही है। तो आज की क्लास बस इसीलिए है ना, बहुत ही ध्यान से और बहुत सूझबूझ तरीके से पढ़नी है बेटा, क्योंकि हो सकता है लास्ट क्लास हो आपकी जनरल एंट्री की। उसके बाद आपके खाली डाउट पूरे कंप्लीट किए जाएंगे। एक सेशन इसलिए रखा गया है बस ये कि जिसमें आपके थोड़े से अभी और भी डाउट हैं वो सारे कंप्लीट हो जाए। आपकी जो जो परेशानियां हैं वो सारी मुझे बताएंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको करने में, जब मैं बता रहा हूँ आपको पूछ रहा हूँ तो, ठीक है। तो उन चीजों को बताएंगे। अब देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि बेटा इसको मैं कॉन्सेप्ट से लेने वाला हूँ, तो इसका मतलब इसमें मैं रूल्स को फॉलो नहीं करने वाला हूँ। रूल्स फॉलो करूंगा, रूल्स इनडायरेक्टली फॉलो हो रहे होंगे कॉन्सेप्ट में अपने आप, ठीक है। रूल आप जानते ही हैं बेटा, कौन कौन से रूल्स होते हैं आपके? आपके दो मेथड हैं, कौन कौन से? एक ट्रेडिशनल अप्रोच है जो बेटा बहुत सारे टाइम से चला आ रहा था, फिर उसको थोड़ा सा इंप्लीमेंट किया गया, फिर मॉडर्न अप्रोच भी लेके आया गया। भाई मॉडर्न अप्रोच से भी अकाउंटिंग सीखते हैं आप, है ना। तो आपका ट्रेडिशनल अप्रोच में बेटा जो था वो ट्रेडिशनल अप्रोच में ओल्ड हो चुका था। इसको जो ट्रेडिशनल अप्रोच है बेटा, इसको गोल्डन रूल्स भी बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? क्योंकि बेटा गोल्डन रूल्स इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये सारे रूल्स उसमें फॉलो अप हो रहे होते हैं आराम से, और बहुत ही ईजी तरीके से समझ में आ जाते हैं बच्चे के जब रूल्स को सीख रहा होता है। और गोल्डन रूल्स में आप जानते हैं बेटा, जैसे रियल अकाउंट होता है, दो तरीके के अकाउंट पाए जाते हैं यहाँ पे, एक पर्सनल और दूसरा नॉमिनल, है ना बेटा। पर्सनल और इम्पर्सनल भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो पर्सनल में जो होता है उसमें बेटा पर्सनल अकाउंट में खाली पर्सन्स के रिलेटेड बात हो रही होती है ना। मतलब किसी भी पर्सनल के बारे में बात हो रही है, दिस इज कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। और इम्पर्सनल के बारे में, वहां पे पर्सनल के बारे में कोई बात नहीं होगी, किसी पर्सन के बारे में बात नहीं होगी, वो इम्पर्सनल है। पर्सनल अकाउंट को बेटा आपको जो माना जाता है वो आपका सबसे, जैसे पर्सनल अकाउंट में आपके कौन कौन से बेटा चीजें, कौन सा रूल्स फॉलो अप होता है? जैसे डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये पर्सनल अकाउंट ही कहता है बेटा। इम्पर्सनल अकाउंट में वो रियल और नॉमिनल दोनों ही फॉलो बैक हो रहे होते हैं। रियल क्या कह रहा होता है? डेबिट व्हाट्स कम्स इन और क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। लेकिन इसका हम इसको पढ़ना सीख गए, जानना मतलब जान नहीं पाए सही से भाई, इसीलिए जनरल एंट्री गलत हो रही है ना बेटा। हम जो भी हमारी अकाउंटिंग टर्म्स हैं उनको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं रूल्स पे, मतलब कि किस में आ रहा है, या सेट में आ रहा है, एक्सपेंसेस में आ रहा है, इनकम में आ रहा है ना, या कोई बेटा पर्सन है, उनको हम जान नहीं पा रहे हैं, इसीलिए हम बहुत सारी मिस्टेक करते जा रहे हैं।
कि ये कौन से रूल्स में आएगा। ठीक है, ये तो गलतियां हो रही हैं हमसे। अब बेटा इसी गलतियों को आपको सुधारना है। यहां पे मैं ना तो आपकी किसी पर्सनल की बात करूंगा, ना किसी असेट्स की बात करूंगा, ना किसी एक्सपेंसेस की बात करूंगा। यहां पे आपको बस खाली कॉन्सेप्ट पे लेके चल रहा हूँ। वहां पर आपने बहुत सारी कोशिश कर ली ट्रेडिशनल अकाउंट में सीखने की, लेकिन वो हो नहीं पाया, है ना। और मॉडर्न अप्रोच क्या कह रहा था बेटा कि खाली 5 अकाउंट होते हैं। आप किसी भी अकाउंटिंग टर्म्स की बात करेंगे वो उन 5 हेड्स के अंदर ही किसी ना किसी में आ रहे होंगे। कौन कौन से हेड है बेटा? वो एक आपका असेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, रेवेन्यू एंड इनकम है, और एक्सपेंसेस एंड लॉस है। ठीक है ना बेटा, यही तो है 5 हेड। जो 5 हेड मॉडर्न अपने तरीके से सिखाने की कोशिश कर रहा था आपको जनरल एंट्री, उसमें भी आपको प्रॉब्लम आ रही थी। उन प्रॉब्लम को खत्म करेंगे। अब दूसरा बेटा, अब इसमें बात कर रहे हैं हम कॉन्सेप्ट की। मैं सब भूल जाता हूं कि कोई भी रूल्स हैं, सही है बेटा। बस मैं ये जानता हूं कि एक किसी ना किसी की बेटा कोई ना कोई मॉनेटरी मेजरमेंट होता है। किसी ना किसी भी कोई भी चीज आप बताओ, उसकी कोई ना कोई बेटा मनी वैल्यू तो होगी ना। भाई मैं इस मार्कर की बात करूं तो इसका भी कोई ना कोई मॉनेटरी मेजरमेंट है। भाई ये 30 का है, 20 का है, 50 का है, उसकी कोई ना कोई मॉनेटरी मेजरमेंट तो होगा कि नहीं होगा। तो बेटा पहली बात तो ये जाननी है कि हर चीज की कोई ना कोई मॉनेटरी मेजरमेंट होती है। और जब भी हमारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं वो मॉनेटरी वैल्यू में ही रिकॉर्ड होते हैं। आपने कभी भी क्वांटिटी में रिकॉर्ड करते हुए नहीं देखा होगा कि मैंने 10 पेन खरीदे तो 10 पेन लिखे हुए हों। भाई उनकी कॉस्ट लिखी होगी कि 10 पेन मैंने 100 रुपए के खरीदे, तो 100 रुपीज आपको डेबिट अमाउंट या क्रेडिट अमाउंट में देखने को मिल रहे होंगे। फॉर्मेट आप सब लोग जानते हैं जनरल एंट्री का क्या होता है, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। तो बेटा आपको डेबिट क्रेडिट में कभी भी क्वांटिटी देखने को मिली नहीं मिली, आपको हमेशा क्या देखने को मिले, अमाउंट। तो ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, पहले तो बेटा ये समझिए आप। ट्रांजैक्शन का मतलब है, ट्रांजैक्शंस हम वर्ड यूज करते हैं, हम जब अकाउंटिंग के पहले चैप्टर को पढ़ते हैं तभी देख रहे होते हैं कि कोई ना कोई अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होते हैं, तब जनरल एंट्री रिकॉर्ड होती है। तो वो ट्रांजैक्शन थे क्या? वो ट्रांजैक्शन थे बेटा हमारे जो लेन देन थे। कोई भी आज की डेट में ऐसी कोई चीज है बेटा जिसको हम फ्री में मिल जाए हमें, या उसका कोई भी मॉनेटरी वैल्यू ना हो, या हम अगर वो फ्री में भी मिली है तो उसको एज अ मॉनेटरी मान के नहीं चल रहे हैं कि हमें भाई 5,000 का फायदा हो गया, फ्री में मिल गई, मैं तो ये मान रहा हूं, तब भी बेटा उसकी वैल्यू होती है कोई ना कोई। हम कहते हैं ना भाई 5,000 का तो फायदा हो गया, तो उसका मतलब क्या है, 10,000 का तो फायदा हो गया, तो उसका मतलब वो मॉनेटरी वैल्यू तो थी उसकी। ठीक है बेटा, ट्रांजैक्शन उसी को बोला जाता है जब हम किसी भी चीज को खरीदने पे उसकी कुछ ना कुछ बेटा उसका पे आउट कर रहे होते हैं, उसका कुछ ना कुछ बेटा हम दे रहे होते हैं। ठीक है, तभी तो उसको लेन देन खाता भी बोला जाता है, रोज नामचा खाता भी बोला जाता है। यानी को आपके मैंने आपसे ही सीखा है हिंदी को, उससे, है ना बेटा। तो उसमें ये चीजें भी बोली जाती हैं। तो उसका महत्व तो यही है कि जब भी हम कोई भी चीज लेते हैं तो उसके बदले में कुछ ना कुछ देते हैं। बस इसी कॉन्सेप्ट पे चलना है। देखो हमारे घरों में, आप लोगों के घर में, मेरे घर में, भाई कोई भी ऐसा इंडिविजुअल आदमी, मतलब कोई ना कोई तो आपने ऐसा देखा होगा कि बेटा वो कुछ ना कुछ कर रहा होगा फाइनेंशियल, भाई पैसे कमाने के लिए कुछ ना कुछ कर रहा होगा। चाहे वो जॉब कर रहा है कहीं पे, चाहे वो खुद का व्यापार चला रहा है, चाहे वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है जैसे मैं कर रहा हूं, है ना बेटा। तो कोई ना कोई फाइनेंशियल, मतलब आपको बेटा पैसे लेने के लिए कोई ना कोई एक्टिविटी तो चल रही है। हर घर में चल रही है या किसी घर में नहीं चल रही है? हर घर में चल रही है बेटा। तो हमें रूल्स पे तो जाना ही नहीं है, उन्हीं एक्टिविटीज को समझना है कि ये सब कर क्या रहे हैं भाई यहाँ पे। भाई कोई चीज अगर हमें देने के लिए बेटा, है ना, उसके लिए वो पैसे हमसे ले रहे हैं, तो ये चीजें चल कैसे रही हैं, यही तो अकाउंटिंग बताती है कि भाई कोई भी चीज बेटा आपने खरीदी है ना। अगर आपके घर में बेटा कोई काम करने जाता है, वहां से पैसे लेके आता है, वो एज अ बेसिस है। कहीं बेटा ऑफिस में काम करके आता है, वो वहां से पैसे लेके आता है, सैलरी है। कोई व्यापार कर रहा है, वो अपनी वस्तुओं को बेच रहा है, उसके बदले में पैसा ले रहा है, बेटा क्या है यहाँ पे, भाई सेल करा उसने गुड्स, यहां भी बिजनेस चल रहा है। भाई कोई भी बिजनेस, मतलब आपको कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, भाई कोई ट्यूटर है, किसी के फादर टीचर हैं, किसी के फादर बेटा आर्मी में है, किसी के फादर पुलिस में है, कहीं ना कहीं है, वो क्या कर रहे हैं, अपनी सर्विस को ही तो प्रोवाइड कर रहे हैं। भाई अब अपने जो भी चीजें हैं बेटा अपने टाइम को दे रहे हैं, उसके बदले में वो पैसा ले रहे हैं। ठीक है ना, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूं बेटा, अगर मैं कल को आपको पढ़ाना बंद कर दूं तो आप मुझे पैसे देने लग जाएंगे बिना पढ़ाए हुए? मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, उसके बिहाफ पे तो आप मुझे पेमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो मतलब कुछ ना कुछ मैं दे रहा हूं, तब आपसे पैसे ले रहा हूं। बात समझ आ रही ना बेटा इतनी?
स्कूल वाले आपको क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं कि आपने 10th पास आउट किया है, 12th पास आउट किया है, उसी के बिहाफ पे तो आप उनको पेमेंट कर रहे हैं फीस का, क्या नहीं कर रहे हैं, कि फ्री में कर रहे हैं आप। सिनेमाघर में आप मूवी देखने जाते हैं, तब भी बेटा जब मूवी देखते हैं तो कुछ मिलता है क्या, गुड्स उसमें नहीं मिलता, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी सर्विस का हम पे आउट कर रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे एक बात तो क्लियर है कि अकाउंटिंग में कुछ ना कुछ बेटा लेने के लिए आपको देना तो पड़ेगा हर हालत में, और उसी लेन देन पे ही हम बात करने वाले हैं आज। जैसे कि मैं बेटा एक वर्ड यूज करता हूं, जनरल एंट्रीज जो स्टार्ट होती हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट से ही स्टार्ट होंगे। जनरल एंट्रीज तो स्टार्ट होंगी बेटा किससे होंगी, जैसे मान के चलो बेटा एक आपके पास है गेट, कुछ ना कुछ मिलेगा आपको, और दूसरा गिव, कुछ आपको देना भी पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो यहां पे इस वर्ड को लेन और देन, ये दो वर्ड से आपको समझ लें, इसी से आप समझ जाएंगे बेटा, कुछ लेंगे तब आप उसको कुछ दे रहे होंगे, है ना बेटा। ये ऐसी कंडीशन चल रही होगी यहाँ पे, इस कॉन्सेप्ट पे अगर बात करेंगे तो। अब कॉन्सेप्ट में कौन कौन चीजें आएंगी बेटा, किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी आपको, वो भी देखना है आपको। भाई आप जब भी बेटा किसी वस्तु को खरीदते हैं या किसी थिंग्स को खरीदते हैं तो आपको पे आउट करना पड़ता है, आपको पैसा देना पड़ता है, सही है बेटा। तो पहला इसमें जो याद करने का तरीका है कि कौन कौन सी चीजों के व्यापार चलते हैं, उससे रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। तो पहला बेटा जो बात रहने वाली है वो थिंग्स की रहने वाली है, वस्तुओं की रहने वाली है, ठीक है, वस्तुओं की रहने वाली है कि भाई कौन सी ऐसी थिंग्स बेटा हम खरीदते हैं या बेचते हैं तब हम उससे पैसा ले रहे होते हैं या दे रहे होते हैं, ठीक है। तो यहां पे बेटा अगर आप सोच के देखिए, मैंने बेटा किसी भी चीज को खरीदा, जैसे कार खरीदी, तो कार का मुझे पेमेंट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। आप अकाउंटेंट हैं, अकाउंटिंग कर रहे हैं, व्यापार को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, बस ये ध्यान रखिए कि क्या चीज आ रही है आपके पास और क्या चीज जा रही है आपके पास। भाई आपने कार खरीदी तो कार आपको मिल गई होगी बेटा, मिल गई होगी कि नहीं मिल गई होगी। और मैंने पहले ही बता दिया कि कोई भी चीज आएगी तो उसके ब्याज पे कुछ ना कुछ हो जाएगा, तभी ये लेन देन बोला जाएगा। अगर आप कुछ नहीं ले रहे हैं तो सोशल वर्क कर रहे हैं, सोशल वर्क बेटा व्यापार का पार्ट नहीं होता है। आप प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करेंगे तो पैसा लेंगे, है ना बेटा, व्यापार का मतलब यही है। तो आपने बेटा जब कार खरीदी तो इसके ब्याज पे कुछ ना कुछ तो दिया होगा आपने उसको क्या दिया, पैसा दिया, तो कैश आपके पास से चला गया होगा। सिंपल सीधी बात है बेटा, है कि नहीं है। भाई आपने कार खरीदी, कैश दे दिया। अच्छा दूसरी चीज, अब यहां से मुझे थोड़ा सा एक और पॉइंट याद आया है कि भाई कैश क्या होता है, ये बताओ। असेट। अच्छा कैश का यूज क्या है हमारी लाइफ में, क्या हम कैश को बेटा सीधे मतलब उपभोग में लेके आते हैं, क्या हम कैश को खा रहे होते हैं कि मम्मी खाना की जगह बेटा कैश खा रहे हैं। कैश का खाली महत्व तो यही है कि हम अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे होते हैं, उससे कुछ ना कुछ चीजें खरीद रहे होते हैं, उसको लेके किसी न किसी चीज को बेच रहे होते हैं। भाई जितना बार्टर सिस्टम आपका रहा है, बार्टर सिस्टम में कैश नहीं था। भाई जितनी भी प्रॉब्लम आई थी आपको, डबल कोइंसिडेंस की उसकी आई, या आपकी स्टोर वैल्यू की दिक्कत आई, या बेटा आपको मेजरमेंट की दिक्कत आई, ठीक है बेटा। तो वो सारी दिक्कतों को मनी नहीं तो एवेल्यूएट किया था, मनी नहीं तो हटाया था, ठीक है बेटा, मनी नहीं एवेल्यूएट किया था। मतलब मनी क्या है, एक साधन है जो आपकी वस्तुओं को खरीदवाता है, आपकी सर्विसेज को प्रोवाइड कराता है, मतलब इससे आप अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे होते हैं, बस ये वही मेजरमेंट है, और तो बेटा इसका कुछ नहीं है। अगर सारी चीजें फ्री में मिलने लग जाए तो इसकी कोई महत्वता रहेगी। भाई मुझे कोई इंसान अगर ये कह दे मैं यहां से आपसे पे आउट ले रहा हूं, ठीक है बेटा, कोई मुझसे ये आगे कह दे कि भाई आप आज से इनसे पे आउट नहीं लेंगे, पैसा नहीं लेंगे, आपकी जो भी जरूरतें हैं वो हम पूरा करेंगे। कल को मुझसे एएमसी ये वाली बात कह दे तो भाई मुझे क्या जरूरत पड़ेगी आपसे पैसे लेने की। भाई मुझे कार बाइक जिसकी भी जरूरत पड़ेगी मैं उसको खरीद सकता हूं बेटा, मुझे खरीदने की जरूरत क्या पड़ेगी बताओ, क्यों। भाई जो सारी जरूरतें मेरी पूरी हो जाएंगी तो बेटा मुझे तो पेमेंट लेनी, कैश लेनी और देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भाई मुझे कार चाहिए, कार मिल जाएगी, मुझे बैग चाहिए, बैग मिल जाएगी, तो बेटा मेरा कैश का महत्व तो जीरो हो जाएगा उस टाइम। एक होगा कि नहीं होगा बेटा, हो गई बात, सही बेटा। तो इतनी बात क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पे वही बात, जब ट्रांजेक्शन हो रहे हैं बेटा, हमारे पास से पैसा जा रहा है, आ रहा है, वही चीजें आपको रिकॉर्ड करनी है। अब आप मान के चलिए बेटा मैं ये पेन खरीद के लाता तो पेन मेरे पास आ जाता कि नहीं आ जाता, मार्कर आ जाता कि नहीं आ जाता। मार्कर बेटा मैं खरीद के लाया तो मुझे मार्कर ही तो मिलेगा,
मार्कर मैंने खरीद लिया, मार्कर के बिहाफ से मेरे पास से क्या जाएगा, कैश जाएगा, चला जाएगा। आपने बेटा बाइक खरीद ली, बाइक आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, चला जाएगा कैश। आपने अब बेटा अपनी कार को बेच दिया, कार आपके पास जा रही है कि नहीं जा रही है, तो मतलब आपने गिव क्या किया बेटा, कार। इसके ब्याह पे क्या मिलेगा आपको, कैश मिल जाएगा। आपने बाइक को बेच दिया बेटा, क्या मिल जाएगा आपको, कैश। अब मैं ये कह दूं बेटा कि गेट जितने भी हैं वो सारे आपके डेबिट हैं और गिव जितने भी हैं वो आपके क्या हैं, क्रेडिट है। तो उसकी जर्नल एंट्री को अगर आप बनाएंगे तो क्या जर्नल एंट्री बननी होगी, सोच के देखो। कार खरीद के लाए आप तो कार अकाउंट डेबिट टू, बन गई जर्नल एंट्री। मार्कर खरीद के लाए बेटा, मार्कर अकाउंट डेबिट टू, बन गई। बाइक अब आपने बेचा है, आपके पास क्या आएगा, पैसा, कैश अकाउंट डेबिट टू, क्या चला गया आपके पास से, कार के ब्याह पे पैसा आ गया। दूसरी चीज बेटा कैश, क्लियर हो गई बेटा, यहाँ पे डेबिट क्रेडिट, मतलब जो चीज हमारे पास आ रही है, जो गेट कर रहे हैं वो डेबिट है और जो गिव कर रहे हैं वो क्रेडिट है। यहाँ रूल्स नहीं है कोई भी, ठीक है बेटा। दूसरी चीज, चलो ये बात हो गई थिंग्स की, अब बात करें हम सर्विस की। बेटा कुछ चीजें ऐसी होंगी जिसका सर्विस का पैसा मिल रहा होगा आपको। मैं बात कर रहा था थिंग्स की, अब मैं बात कर रहा हूं सेवाएं की, है ना बेटा। कौन कौन सी सेवाएं ऐसी हैं जिनसे बेटा पैसा आपको मिलेगा। मान के चलो यहां पे बेटा स्वीपर आता है झाड़ू लगाने, तो वो अपनी सर्विस देता है ना, उसके ब्याह पे मैं उसको पैसे देता हूं। वो कोई गुड्स तो प्रोवाइड कर नहीं रहा कि कार बाइक या कुछ भी दे रहा है मुझे, उसके ब्याह पे पैसा दे रहा हूं, वो मुझे सर्विस दे रहा है, ठीक है बेटा। वो मुझसे सर्विस के पैसे लेके जा रहा है, तो मुझे क्या मिल रहा है, उसकी सर्विस। बेटा मेरे पास से आ गया सर्विस, मैंने क्या दे दिया उसको, इलेक्ट्रिसिटी चल रही है बेटा, मैं इलेक्ट्रिसिटी का उपभोग कर रहा हूं, यूज कर रहा हूं, ये दिस इज कॉल्ड सर्विस, है ना बेटा। सर्विस ही तो इलेक्ट्रिसिटी की, मैंने उसके बिहाफ पे पैसा दिया होगा कि नहीं दिया होगा। बेटा मेरे पास क्या मिला, इलेक्ट्रिसिटी सर्विस, तो मैंने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस ले लिए और इसके बिहाफ पे क्या पे आउट कर दिया, कैश प्रोवाइड कर दिया। अब बेटा मैं यहां पे आपको क्या कर रहा हूं, सर्विस प्रोवाइड करा रहा हूं, है ना, तब मैं आपसे पे आउट ले रहा हूं, ठीक है। तो मैं अपनी सर्विस दे रहा हूं, मैं आपसे कैश ले रहा हूं, तो बेटा कैश मेरे पास आएगा और मैं आपको क्या कर रहा हूं, टीचिंग सर्विस बेटा प्रोवाइड कर रहा हूं या क्लास प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड करा रहा हूं, तब मैं आपसे क्या कर रहा हूं, कैश प्रोवाइड ले रहा हूं, ठीक है बेटा। सिनेमाघर में पिक्चर देखने जाते हैं तो मूवी आप देख के आए हैं, उस बात के आप पैसे दे के आए हैं, तो बेटा वहां पे आपके पास से पैसा चला जाएगा। और आप क्या करके आए बेटा, मूवी सी करके आए, मूवी देख के आए, कंडीशन बन जाएगी। इसी को रूल्स में आप लेके चलो सर्विसेज को। आपने बेटा सर्विस ली, स्वीपिंग सर्विस, झाड़ू पोंछा वाली सर्विस ली आपने, तो सर्विस आपके पास आई, तो सर्विस अकाउंट डेबिट, पैसा चला गया। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, हर खर्चे डेबिट होते हैं, ये रूल्स भी बताता है और ये बेटा कॉन्सेप्ट भी बता रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी डेबिट हो जाएगी और आपके पास से पैसा चला जाएगा। यहां पे आपने टीचिंग सर्विसेज दी या क्लासेस मैंने आपको दी, तब मैंने आपसे पेमेंट लिया, तो बेटा यहाँ पे मेरे पास क्या आया, कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट, मेरे पास पैसा आया और मैंने आपको क्या किया, उस पैसे के बदले में क्या दिया बेटा, कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, तो मैंने आपको क्या दी, क्लासेस। यहां पे बेटा मूवी देखने गए, तो मूवी देख के आए हैं, तो मूवी सर्विसेज में आ गया, तो मूवी मैंने देखी, उसके बदले में मैंने क्या पे आउट किया, कैश प्रोवाइड कर दिया। ये इतनी कंडीशन समझ में आई कि नहीं आई बेटा। यहां पे आपको कोई भी रूल्स को लगाने की जरूरत पड़ी कि भाई मैं नॉमिनल रूल लगाऊं कि पर्सनल लगाऊं कि कोई सा भी लगाऊं, या बेटा मैं किसी रियल पर्सनल नॉमिनल में से किसी की बात नहीं कर रहा था, ना मैं उस मॉडर्न अप्रोच की बात कर रहा था, बस मैं बात कर रहा हूं कॉन्सेप्ट की, ठीक है बेटा। आपको वस्तुएं खरीदने में कोई दिक्कत हुई नहीं हुई, आपको सर्विसेज खरीदने में कोई दिक्कत हुई या बेचने में दिक्कत हुई नहीं हुई बेटा। तीसरी कंडीशन आती है जब इन सर्विसेज के बदले में पैसा नहीं मिलता है या इन वस्तुओं के बदले में पैसा नहीं मिलता है,
ऐसा भी होता है बेटा कि नहीं होता है अकाउंटिंग में? बेटा उधार भी होता है, माल बेचना पड़ जाता है या उधार खरीदना भी पड़ जाता है, कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है, तो उसको भी बात करेंगे। तो तीसरी चीज है बेटा प्रोमिस की। जब आपने थोड़ा से वायदे करने स्टार्ट कर दिए, और प्रोमिस बेटा क्रिएट किए जाते हैं, क्या किए जाते हैं, और कंप्लीट भी करने होते हैं। ऐसा नहीं है बेटा क्रिएट करके ही छोड़ दे, कंप्लीट भी किए जाएंगे। भाई आपने किसी से प्रॉमिस किया या किसी ने आपसे प्रॉमिस किया तो प्रॉमिस क्रिएट हो गया, अब आगे चल के ये प्रॉमिस को क्रिएट से कंप्लीट भी करना पड़ेगा। जो आपने वादा किया है, जैसे बेटा मैंने आपको क्लासेस प्रोवाइड कर दी, ठीक है, मैंने आपको क्लासेस प्रोवाइड कर दी, मैंने अपना काम कंप्लीट कर दिया, क्लासेस प्रोवाइड कर दी, भाई दे दी ना मैंने क्लास आपको। आपने मुझसे एक वायदा किया कि सर अभी इस महीने फीस नहीं है, अगले महीने फीस देंगे, तो आपने बेटा अपना प्रॉमिस किया कि नहीं किया? तो प्रॉमिस जिसने भी किया हो उस इंसान का नाम आता है, उसका नाम आता है, वो कुछ भी कोई भी हो सकता है, ठीक है बेटा। मान के चलो जैसे बेटा निधि थी, निधि ने मुझे प्रॉमिस किया कि भाई मैं पेमेंट आपको 1 दिन बाद दे दूंगी या 2 दिन बाद दे दूंगी, तो उसने प्रॉमिस क्रिएट कर दिया, तो वहां पे बेटा कैश तो मेरे पास आया नहीं, अब उसका नाम आ जाएगा, निधि आ गया, है ना बेटा। और बहुत सारे नाम है हमारे, वरुण है ना। जो भी बेटा जो भी मुझसे प्रॉमिस करेगा, जो भी क्रिएट करेगा प्रॉमिस, मैं उसका नाम लिख दूंगा। लेकिन बेटा ये पहले दिन की एंट्री है, जब मैंने उससे पैसे मांगे थे, जब ड्यू हुए थे, उसने मुझे नहीं दिए थे, अगले दिन दे देगा, दूसरे दिन दे देगा, जब भी उसने प्रॉमिस किया होगा बेटा, मान के चलो वो सेकंड डे पे आएगा, सेकंड डे पे वो मुझे पैसा देगा कि नहीं देगा, तो बेटा पैसा मेरे पास आएगा कि नहीं आएगा, तो मैं उस पैसे को कैश में लिख लूंगा, वही पैसा आ गया। और जो बेटा वो प्रॉमिस करके गया था, उसने अपने प्रॉमिस को कंप्लीट किया है, तो उसी प्रॉमिस को बेटा मैं क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो मैं निधि को तुरंत क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा। ये पैसा मुझे उसी दिन मिल जाता तो मुझे ये काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, ना प्रॉमिस क्रिएट करने की जरूरत पड़ती, ना कंप्लीट करने की जरूरत पड़ती, ठीक है बेटा। ना प्रॉमिस कंप्लीट करने की जरूरत पड़ती, ठीक है, ना क्रिएट ही नहीं होता तो कंप्लीट ही नहीं होता। ऐसे ही कंडीशन बन सकती है जब बेटा आप किसी से गुड्स ले आए हो, आपने उसको प्रॉमिस कर दिया, हो सकता है बेटा कि नहीं हो सकता है? सोच के देखो बेटा, मैंने आपसे पैसा ले लिया, भाई सर्विस के बदले में मैंने आपसे पैसा ले लिया, अब मैंने कैश तो ले लिया आपसे, लेकिन मैंने अपना प्रॉमिस बेटा क्रिएट कर दिया कि मैं आपकी क्लास 15 दिन बाद स्टार्ट करूंगा, लेकिन मैंने आपसे पेमेंट ले लिया, लेकिन सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करी, है कि नहीं है? तो बेटा यहां पे वादा मैंने आपसे किया है, लेकिन मैं अपनी बुक ऑफ अकाउंटिंग में लिख रहा हूं, तो मैंने पैसा लिख लिया, लेकिन जिसको वादा किया है मैं उसका नाम क्रिएट करूंगा कि भाई जो मैंने पैसा लिया है वो मैंने प्रियंका से लिया है, मान के चलो, और प्रियंका को मैंने सर्विसेज नहीं दी, तो बेटा मैंने प्रॉमिस क्रिएट कर दिया। जैसे ही मैं उसको क्लासेस प्रोवाइड कर दूंगा, भाई किसके लिए पैसा लिया है, क्लासेस के लिए, जैसे ही बेटा उसने पैसा मुझे दिया, मैं अब उसको क्लासेस प्रोवाइड करनी है कि नहीं करनी है? मैं जैसे ही अपने बेटा कंप्लीट करूंगा अपना टास्क, मैं उसको क्या प्रोवाइड करूंगा, क्लासेस। तो मैं उस बेटा जो प्रियंका थी उसको मैं क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो वो मुझे पैसे देने वाली है नहीं, क्योंकि उसने तो मुझे पहले पैसे दे दिए। पहले दिन मैंने 5 दिन बाद बेटा क्लास स्टार्ट करी उसकी, 5वें दिन मैंने उसको क्लास प्रोवाइड करा दी, तो वो जो पैसा था, मान के चलो बेटा 1 दिन की क्लास का पैसा लिया था मैंने, ठीक है, तो पहले दिन मैंने पैसा ले लिया, लेकिन प्रियंका मैंने क्रिएट कर दी भाई कि अभी मैंने किसको क्लास नहीं दी है, ठीक है बेटा, उसका नाम आ गया, प्रॉमिस कर दिया मैंने प्रियंका को। बेटा 5 दिन बाद जैसे ही मैंने वो क्लास खत्म कर दी, उसको क्लास मैंने प्रोवाइड कर दी, तो उसके पास पहुंच गई, मेरे पास से चली गई, गिव कर दिया मैंने, दे दी क्लास, और मैंने बेटा जो प्रियंका थी उसको मैंने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया अपना प्रॉमिस। तो जब भी प्रॉमिस को कंप्लीट करोगे तो उस इंसान को बेटा आप जो डेबिट कर चुके हैं तो उसको क्रेडिट करोगे, और क्रेडिट कर चुके हैं तो डेबिट करोगे, उसके बदले में आप बेटा उससे पैसा ले लेंगे या जो सर्विसेज देनी है वो दे देंगे। ये कितना कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब बेटा इन्हीं को अगर जनरल एंट्री में देखा जाता तो जनरल एंट्री भी इस तरीके से बननी होती। जैसे मैंने बेटा क्लासेस प्रोवाइड कर दी, निधि ने पैसे नहीं दिए, तो निधिज अकाउंट डेबिट, ड्यू कर दिया निधि को 2 क्लासेस, मैंने क्लासेस प्रोवाइड कर दी, निधि ने बेटा बाद में आके मुझे पेमेंट कर दिया, तो मेरे पास पैसा आ गया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू निधि, निधि को मैंने राइट ऑफ कर दिया,
हटा दिया गया, निधि ने पैसे दे दिए, प्रॉमिस कंप्लीट कर दिया। दूसरा बेटा केस बना कि मैंने कैश ले रखा था, कैश अकाउंट डेबिट, लेकिन मैंने उसको क्लासेस नहीं दी थी, तो टू प्रियंका के नाम से मैंने ड्यू कर दिया उसको कि भाई अभी प्रियंका को क्लास मुझे देनी है। और जैसे ही मैंने अपनी टास्क बेटा कंप्लीट किया, मैंने 2 क्लासेस उसको पेमेंट कर दिया, मतलब क्लासेस दे दी, और प्रियंका को मैंने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो प्रियंका अकाउंट डेबिट टू क्लासेस। क्लासेस कैश तो पहले ले चुके बेटा। क्लियर? यहां तक बेटा बिल्कुल क्लियर हुई बात। अब यहां पे थोड़ी सी और थोड़ा चेंज होता है भाई, ये भी सारी आपकी समस्याएं थी, ये सारी यहां तक खत्म हो चुकी हैं, बहुत सारी। दूसरी चीज, कभी कभी ऐसा भी होता है बेटा कि आधा पेमेंट मिल जाता है, आधा पेमेंट नहीं मिलता है। ठीक है बेटा, आधा पेमेंट मिल जाता है, आधा पेमेंट बाद में मिलता है, बैड डेट्स नहीं, अभी बाद में मिलता है। ठीक है बेटा, अब बाद में पेमेंट मिलेगा तो उस बाद के पेमेंट को भी आपको रिकॉर्ड करना है, तब भी वहां पे प्रॉमिस क्रिएट हो रहा है। ठीक है बेटा, जैसे उसकी एंट्री में यहां पे लिख दे रहा हूं। जैसे बेटा सुनो बेटा, समझो पहली बात, जैसे आपने मुझसे क्लासेस मांगे, ठीक है बेटा, मैंने आपको क्लास प्रोवाइड कर दी, ठीक है, लेकिन आपको मुझे 15,000 रुपए देने चाहिए थे, लेकिन आपने मुझे खाली 10,000 रुपए दिए, तो 5,000 रुपए अभी प्रॉमिस किए हैं आपने कि बाद में दूंगा, तो इसका मतलब बेटा यहाँ पे हाफ पेमेंट हो गया है, हाफ पेमेंट ड्यू हो गया है, मतलब आधा पैसा आपने दे दिया है, आधा पैसे का प्रॉमिस कर दिया आपने 15,000 में से। तो बेटा मैंने आपको क्लासेस प्रोवाइड कर दी, तो मैंने अपना काम पूरा किया, आपको क्लासेस दे दी, आपको मुझे 15,000 रुपए देने चाहिए थे। ठीक है बेटा, मेरे पास 15,000 रुपए आना चाहिए थे, लेकिन आपने मुझे 10,000 रुपए कैश में दे दिए और 5,000 रुपए का प्रॉमिस कर दिया। जिसने भी किया हो, प्रियंका ने किया है, किसी ने भी किया, 5,000 का मुझे प्रॉमिस कर दिया। ठीक है बेटा, तो ये यहां पे प्रॉमिस क्रिएट हो गया और कैश भी आ गया। तो कैश आ गया तो बात खत्म हो गई। लेकिन एक दिन बाद, ये पहले दिन की बात थी, दूसरे दिन बेटा प्रियंका आई, उसने मुझे पेमेंट कर दिया। तो भाई मेरे पास पैसा आ गया होगा कि नहीं आ गया होगा, जो बच्चे को 5,000 है, आ गया होगा बेटा मेरे पास पैसा। प्रियंका ने प्रॉमिस किया था, उसको मैंने क्या किया होगा, क्रेडिट कर दिया होगा, गिव कर दिया होगा कि हाँ भाई इसने मुझे पेमेंट कर दिया, इसने मुझे पैसा दे दिया, तो उसको मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ये केस समझ में आएगा कि नहीं आएगा बेटा? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रियंका हो जाएगी जब सेकंड डे वो मुझे पेमेंट कर देगी, डे 2 पेमेंट कर देगा। अब उसकी बात करेंगे, ठीक है बेटा। अब यहां पे ये कंडीशनें थी बेटा, जब आप अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, उसके बिहाफ पे आप पैसा ले रहे हैं और प्रॉमिस क्रिएट कर रहे हैं और प्रॉमिस को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, यहां पे कुछ कंडीशन ऐसी भी आ जाती है कभी कभी कि आपके जो प्रॉमिस क्रिएट हुए हैं वो कंप्लीट नहीं हुए, या केस ये भी आ सकता है भाई आपने मुझसे प्रॉमिस कर गए हो लेकिन आपने मुझे पैसा नहीं दिया हो, तो बेटा उसमें नुकसान हो गया कि नहीं हो गया, मुझे लॉस हो गया कि नहीं हो गया। तो उस लॉस को टेक्निकल क्या नाम देते हैं वो सेकेंडरी चीज है, लेकिन लॉस तो हुआ है ना, वो कंडीशन पहले समझे। ठीक है बेटा, यहां पे प्रॉमिस तो क्रिएट हुआ लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ, ऐसी कंडीशन आ जाएगी। अब देखिए उन कंडीशनों का क्या करते हैं। प्रॉमिस हुआ, कंप्लीट हो गया, कोई बात नहीं बेटा, जब कंप्लीट नहीं हुआ उस केसेस में दिक्कत आती है, उस केसेस में हमें नुकसान झेलने को मिलता है। जैसे मान के चलो बेटा हमने क्लासेस प्रोवाइड कर दी, आपको मैंने सर्विस दे दी, ठीक है बेटा, आपने 15,000 में से, मैं वही केस लेके चल रहा हूं, 15,000 में से 10,000 कैश दे दिया और 5,000 का पेमेंट नहीं दिया। वो XYZ कोई भी इंसान था, उसने मुझे प्रॉमिस करके चला गया। ये डे 1 की बात थी, बहुत ही अच्छा कस्टमर था, बहुत ही अच्छा स्टूडेंट था भाई, बिजनेस के हिसाब से कस्टमर और बेटा अगर टीचर के हिसाब से स्टूडेंट है ना, उसने मुझे पेमेंट नहीं दिया। कोई भी कारणवश हो सकता है बेटा, उसके प्रॉब्लम थी कोई, या कोई भी कंडीशन हो सकती है, या उसका मन नहीं था पैसे देने का, जो भी कंडीशन होगी, उसने पेमेंट नहीं दिया। उस केस में बेटा नुकसान हो जाएगा कि मुझे नहीं हो जाएगा? भाई मैं उसका 1 दिन वेट करूंगा, 2 दिन वेट करूंगा, 3 दिन वेट करूंगा, आखिरकार 7 दिन बाद, 10 दिन बाद मैं ये मान चुका हूं कि बेटा अब ये पैसा मेरा नहीं आएगा। मैंने उसका पता भी लगाया भाई कहाँ रहता है, कहाँ नहीं रहता, मुझे कुछ इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड नहीं हुई, पता चला जहां रहता था वहां नहीं रहता। तो अब मैं क्या मान के चलूंगा उसको, अपना लॉस मान के चलूंगा कि नहीं मान के चलूंगा? तो बेटा मुझे अब पैसा नहीं मिला, मुझे क्या हुआ,
नुकसान हुआ कितने पैसे का? 5,000 का। जिस इंसान को मैं डेबिट करके चल रहा था, जिस इंसान को मैं मान के चल रहा था कि प्रॉमिस पूरा करेगा, उसने प्रॉमिस पूरा नहीं किया। तो बेटा प्रॉमिस जब पूरा नहीं करता तब भी मैं उसको क्रेडिट करता। अब मुझे नुकसान हुआ है तब भी मैं उसको क्रेडिट ही करूंगा। तो बेटा XYZ जो भी इंसान था उसका नाम डाल के मैंने 5,000 को क्रेडिट कर दिया और मैंने अपने नुकसान में डाल दिया कि मुझे नुकसान हो गया 5,000 का। यहाँ पे पेमेंट नहीं मिली। ठीक है बेटा, जब भी किसी अकाउंट को क्रिएट किया जाता है तो उसको राइट ऑफ भी किया जाता है। अब इसके बहुत सारे नाम हो सकते हैं। आप कहेंगे सर कैसे हो सकते हैं? भाई यहां पे कंडीशन बैड डेट्स की बन सकती है। बन सकती है कि नहीं बन सकती बेटा? आपको नुकसान किससे हो गया? बैड डेट्स हो गया आपको भाई। ठीक है बेटा, दूसरी चीज यहां पे नुकसान एक और तरीके से हो सकता है। यहां तो बैड डेट्स का केस आ गया कि भाई यहां पे पैसा मिला ही नहीं मुझे। बेटा कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है कि हमें अनफॉर्चुनेटली मतलब लॉस हो जाता है। बेटा एकदम मशीन सही चल रही थी, मशीन खराब हो गई, स्क्रैप हो गई मशीन। अब स्क्रैप हो गई तो बेटा नुकसान हो गया कि नहीं हो गया मुझे? बेटा मशीन जैसे ही खराब हुई तो मेरे पास से तो मशीन चली गई। भाई मशीनरी खराब हो गई 10,000 की, तो बेटा मशीन खत्म हो गई कि नहीं हो गई? मशीन चली गई एक मान के चल रही, लेकिन उसके बदले मुझे कुछ मिला नहीं मिला, तो वो बेटा क्या हो गया? लॉस हो गया मुझे 10,000। 10,000 की मशीन खराब हो, मशीन चली होगी, उसकी वैल्यू जितनी बची होगी वो स्क्रैप में जब जाएगी खराब हो जाएगी तो बेटा उसकी वैल्यू पूरी की पूरी लॉस में आ जाएगी। कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा कि आपको किसी बिना चीज को दिए हुए भी आपको फायदा हो जाएगा। भाई कहीं पे आपको बेटा जा रहे थे, आपको 10,000 रुपए पड़े मिल गए या 5,000 रुपए पड़े मिल गए, क्या आपने कोई सर्विसेज दी उसको? नहीं दी। क्या आपने कोई अपने असेट्स को बेचा? नहीं बेचा, लेकिन पैसा मिल गया बेटा। पैसा मिल गया तो जो चीज आई है उसी को तो गेट करेंगे। तो क्या चीज आई आपके पास? कैश। 10,000 रुपए मिल गए बेटा। क्या ये किसी भी असेट्स को बेचने के बाद मिले थे आपको? क्या आपने कोई सर्विसेज प्रोवाइड करी थी अपनी? क्या आपको किसी ने बेटा प्रॉमिस किया था कि मैं पैसा दूंगी? एकदम से अनफॉर्चुनेटली मिल गया। दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट। ठीक है बेटा, या इसको गेन भी बोल दिया जाएगा, प्रॉफिट ही बोला जाएगा, कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा। ये फायदा हो जाएगा मुझे। ठीक है बेटा, और नुकसान होगा तो नुकसान तो आप देख ही चुके हैं, मशीन खराब हो गई, आपके जेब से बेटा पैसे चले गए, तो कैश चला जाएगा लेकिन नुकसान हो जाएगा। तो लॉस डेबिट में हो जाएगा और कैश चला गया, नुकसान हो गया। तो ये कंडीशन भी आपको देखने को मिल रही होगी सारी। ठीक है बेटा, यहां तक इतनी बात क्लियर है बिल्कुल। ये नॉमिनल के केस है, ये पर्सनल के केस थे जिसमें नाम आ रहे थे, ये रियल के केस थे। सारे केस यहीं पे खत्म हो चुके। ठीक है बेटा, स्पेशल एंट्री जो रहती है वो बात की बात है। पहले आपको जनरल एंट्री समझ में आनी चाहिए कि कैसे कॉन्सेप्ट से चल रहे हैं, और इन्हीं को डेबिट बोला जा रहा है। जब आ रही हैं कोई चीजें, बस उसके कॉन्सेप्ट पे पहुंचना है कि क्या चीजें चल रही हैं। ठीक है बेटा, और इतना ही जनरल एंट्री का पार्ट है, इसको समझना है आपको बहुत ध्यान से। उसके बाद जितने भी आपके डिस्काउंट के केस रहते हैं वो डिस्काउंट के केस भी करेंगे कि भाई आपने कोई भी चीज को खरीदा है बेटा, जब डिस्काउंट पे खरीदा है ना, तो आपको लॉस प्रोवाइड हुआ है। ठीक है, वो कंडीशन आप समझेंगे कि डिस्काउंट पे आपने किसी चीज को बेच दिया बेटा तो नुकसान हो गया कि नहीं हो गया। भाई कोई चीज 100 की थी, आपने 10 का डिस्काउंट करके बेचा 90s में, तो बेटा आपको 10 रुपीज का नुकसान हो जाएगा। तो वो सारे केसेस आपके स्पेशल केसेस में आते हैं, उनको भी धीमे धीमे करके प्रोवाइड करेंगे एक एक करके, और उसका एक फॉर्मेट बना रहे हैं जिसमें आपके सारे केसेस के सामने नीचे जनरल एंट्रीज भी लिखी होंगी। ठीक है ना, जो जो आपके उनका आपको पीडीएफ में डाल दूंगा, उस पीडीएफ से आप बनाएंगे अपने आप ही। ठीक है, हाँ, तो उसमें बस यही है, इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी था कि भाई कैसे चल रहा है। आपको रियल, पर्सनल, नॉमिनल या रूल से थोड़ा सा आपको आसानी हो जाएगी अब समझने में कि चीजें कैसे चल रही हैं। ठीक है बेटा, तो जनरल एंट्री, छोटी मोटी जनरल एंट्री आपको गलती नहीं होनी चाहिए आपको। सही है, ठीक है बेटा। और दूसरी चीज एक और यहाँ पे, जैसे आप बेटा सर्विसेज को, जैसे वेजेस है, सैलरीज हैं, ये सब आपकी सर्विसेज है। ठीक है बेटा, अगर आप किसी से ले रहे हैं तो उसके ब्याह पे आपको पैसा देना पड़ेगा। ठीक है बेटा, अगर आपको कोई बेटा काम करने वाला आ रहा है आपके घर में, वो आपसे वेजेस लेगा तो आपको पे आउट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? भाई वेजेस किस बात का? कि आपने उससे काम लिया है,
उसके ब्याह पे आप उसको पे आउट कर रहे हैं। तो इसीलिए वेजेस को बेटा हम गेट करते हैं कि हमने भाई इसकी सर्विसेज को लिया है, ठीक है बेटा, और उसके बदले में हमने उसको कैश दिया है, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश देखने को मिलता है। उस केसेस को आप अपने से अब टच करेंगे इस कॉन्सेप्ट से कि कैसे टच हो रहा है, ठीक है। और जब ये टच होने लग जाएगा कॉन्सेप्ट, तो फिर आपको इजी लगने लग जाएगी एंट्री। फिर आप घूमेंगे नहीं कि ये डेबिट ही क्यों हो रहा है, ये क्रेडिट ही क्यों हो रहा है ना। तो उस चीज को आप ध्यान रखेंगे। और पीडीएफ आपको मिल जाएगी जल्दी से जल्दी। आपको अब जर्नल एंट्रीज के मतलब जो जो मेन पॉइंट्स हैं, जैसे बेटा आपको तरीका कैसे ढूंढना है याद करने का या समझने का, इनको पॉइंट टू पॉइंट याद रखना है चीजों को कि कैसे कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है बेटा। जैसे पहला कॉन्सेप्ट आपका सिंपल है कि जब आप थिंग्स को परचेज कर रहे हैं किसी को भी। दूसरा बेटा सर्विसेज को जब प्रोवाइड कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं तो क्या केस बनते हैं। तीसरा, जब बेटा कोई भी आपका प्रॉमिस करता है और फिर उसको कंप्लीट कर रहा हो तो क्या केस बनेंगे, या प्रॉमिस कर रहा है या कंप्लीट नहीं कर रहा है तो क्या केस बनेंगे। फिर तीसरे आपके जो केसेस आते हैं वो डिस्काउंट वाले केस आते हैं कि आपने किसी से भी बेटा गुड्स खरीदा है, ठीक है बेटा, गुड्स आपको किसी से खरीदा है, उसने अगर आपको डिस्काउंट दिया है तो ये आपके लिए फायदा है, ठीक है बेटा। तो उसका क्या केस बनाना है आपको, उनको पॉइंट्स लिख के कि भाई जब डिस्काउंट के केस है तो ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा या कैश डिस्काउंट मिलेगा या दोनों ही मिलेंगे। तो ट्रेड डिस्काउंट को कैसे हैंडल करना है, कैश डिस्काउंट को कैसे हैंडल करना है, एक शॉर्ट वीडियो में भी डाल दूंगा या फिर मैं, है ना, आपको शॉर्ट्स वीडियो में प्रोवाइड हो जाएगा। हर केस की एक शॉर्ट वीडियो, एक मिनट की, वो वही सही रहेगा, पॉसिबल हो पाएगा वो तो आराम से ही चलेगा, है ना। उसमें खाली मैं आपको क्वेश्चन करते हुए दिखा दूंगा कि भाई ऐसे ऐसे होता है, ठीक है बेटा। वो आपको शॉर्ट वीडियो मिल जाएगा जिसमें आपको डिस्काउंट के केस मिल जाएंगे। आपके जितने भी बेटा स्पेशल पर्पज रहती हैं, आपकी बुक्स जो रहती हैं, स्पेशल बुक्स, स्पेशल एंट्रीज, जैसे आपकी चैरिटी हो गया, है ना, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, चैरिटी, है ना, ये सारे केसेस आपको मिल जाएंगे। हाँ, जो परचेज के मतलब नॉन कैश आइटम होते हैं ये बेटा आपके सारे, क्योंकि आपने चैरिटी बेटा दे दिया दान, इसको तो पैसे में भी दे सकते हैं, कैशुअली भी हो सकता है, नहीं तो आप गुड्स दे रहे हैं तो बेटा क्या एंट्री बनेगी उसकी। आउटस्टैंडिंग वाले सारे केस आपके, इनकी जर्नल एंट्री कर करके एक एक वो शॉर्ट डाल दूंगा, इसकी 10 शॉर्टों में काम हो जाएगा, 10 मिनट में आपके सारा रिवीजन हो जाएगा, सही है, तो वो कर दूंगा, ठीक है बेटा। इतने के लिए बस बहुत बहुत धन्यवाद। पॉज कर दी उसको।